नमस्कार। तो आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे कानून की जिसने भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, जिसे ज्यादातर लोग मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत सीधे इसी सवाल से करते हैं। क्या वाकई एक कानून जिसे एक सुधार की तरह पेश किया गया हो, एक पूरे देश को बांटने की ताकत रख सकता है? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि आज हम 1909 के इसी एक्ट की हर परत को खोलकर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत। भारत का राजनीतिक माहौल कैसा था? समझिए कि एक उबाल सा था। देश में राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त लहर उठ रही थी और ब्रिटिश हुकूमत पर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि वो भारतीयों को और ज्यादा अधिकार दे। अब इस पूरी कहानी के कह सकते हैं दो मुख्य ब्रिटिश किरदार थे। एक लॉर्ड मार्ले, जो भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और दूसरे लॉर्ड मिंटो, जो उस वक्त भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इन सुधारों का नाम पड़ा, और हाँ, इन्हीं के फैसलों ने भारत पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। अब देखिए, ये जो कानून था ना, ये अचानक से कहीं से नहीं आ गया था। इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं। हुआ ये कि 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, जिसने पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की आग भड़का दी। फिर ठीक अगले साल 1906 में मुस्लिम लीग बनी, जिसने अपने समुदाय के लिए अलग से राजनीतिक अधिकारों की मांग रख दी। तो बस इसी उबलते हुए माहौल को संभालने के नाम पर 1909 का ये एक्ट लाया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अंग्रेजों का असली इरादा क्या था? उनकी स्ट्रैटेजी, जैसा कि हमें पता चलता है, एकदम सीधी थी। वो भारत में उठ रहे राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहते थे। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या था? समाज में जो दरारें पहले से थी, उन्हें और गहरा कर दो। यानी अपनी वही पुरानी पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। पहली नज़र में देखने पर तो लगता है, अरे वाह, इस एक्ट में कुछ अच्छी बातें भी थीं। इसे ऐसे पेश किया गया मानो ब्रिटिश सरकार सच में भारतीयों की मांगें मान रही है और उन्हें कुछ पावर दे रही है। तो चलिए जरा इन दिखावटी सुधारों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो की गई वो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें सदस्यों की संख्या सीधे 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। सोचिए, कागज पर तो ये एक बहुत बड़ी छलांग लग रही थी। ऐसा लगा कि अब ज्यादा भारतीयों की आवाज सुनी जाएगी। इतना ही नहीं, सदस्यों को कुछ नए अधिकार भी मिले। जैसे अब वो बजट पर बहस कर सकते थे, सरकार से सवाल पूछ सकते थे और यहाँ तक कि प्रस्ताव भी ला सकते थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन था। सरकार ना तो उन प्रस्तावों को मानने के लिए मजबूर थी और ना ही हर सवाल का जवाब देने के लिए। मतलब अधिकार तो दिए, पर उनकी असली चाबी अपने ही पास रख ली। और अब आते हैं इस एक्ट के उस हिस्से पर जिसने इसे इतिहास में इतना विवादास्पद बना दिया। इन ऊपरी सुधारों के खूबसूरत लिफाफे में दरअसल एक ऐसी जहरीली गोली छिपी थी जिसका असर दशकों तक भारत को झेलना था। ये जहर था पृथक निर्वाचन मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब ये होता क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल लेकिन उतना ही खतरनाक था। इसका मतलब था कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे जो उनके लिए रिजर्व सीटों पर खड़े होते थे। मतलब पहली बार भारतीय राजनीति को कानूनी तौर पर धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था। आप समझिए ये काम कैसे करता था। मान लीजिए कोई वोटर मुस्लिम है, तो वो अपना वोट सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को ही दे सकता है और फिर वही उम्मीदवार एक मुस्लिम प्रतिनिधि को चुनेगा। बस इसने सीधे सीधे वोटर्स को धर्म के अलग अलग खेमों में बांट कर रख दिया। और बस यही वो मोमेंट था, वो कानूनी ठप्पा था जिसने भारत में ऑफिशियली, मतलब औपचारिक तौर पर सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत कर दी। इसने उस एक राष्ट्र की भावना को गहरा धक्का पहुंचाया जहां सब भारतीय एक थे। अब राजनीतिक पहचान धर्म से जुड़ चुकी थी। तो फिर इस कानून पर इंडिया में रिएक्शन क्या हुआ? ठीक वैसा ही हुआ जैसा अंग्रेज चाहते थे। रिएक्शन एकदम बटा हुआ था। इस एक एक्ट ने भारत की राजनीतिक पार्टियों को दो अलग अलग सिरों पर खड़ा कर दिया। तो देखिए, ये बंटवारा कैसा था। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने इस कानून को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये नाकाफी है, एक धोखा है। और वहीं दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो बहुत खुश थी। भाई, उनकी अलग प्रतिनिधित्व की सबसे बड़ी मांग जो मान ली गई थी। अंग्रेजों की चाल पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लंबे समय में इस कानून का क्या असर हुआ।
मोहल्ले मिंटो सुधारों का असर सिर्फ कुछ सालों तक नहीं रहा। इसकी छाया भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत लंबी और बहुत गहरी पड़ी। कहा जाता है, और कई इतिहासकार ये मानते भी हैं, कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान था ना, यही आगे चलकर 1947 में हुए भारत के बंटवारे की मानसिक नींव बना। इसने दो समुदायों के बीच एक ऐसी राजनीतिक खाई खोद दी जिसे पाटना लगभग नामुमकिन होता चला गया। तो अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समेटें तो ये भारत के संवैधानिक विकास का एक जरूरी पड़ाव था। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत की, हिंदू मुस्लिम राजनीतिक विभाजन को एक कानूनी रूप दिया, और हाँ, इसने भविष्य में आने वाले 1919 और 1935 के बड़े कानूनों के लिए जमीन भी तैयार की। तो चलिए, जाने से पहले मुख्य बातें फटाफट याद कर लेते हैं। इसे मोर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। साल था 1909, और सबसे जरूरी बात, मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। और असली मकसद सुधार नहीं बल्कि कंट्रोल बनाए रखना था। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये एक ऐसा कानून था जिसके दो चेहरे थे। एक चेहरे पर तो ये कुछ छोटे मोटे राजनीतिक सुधार देने का दिखावा कर रहा था, लेकिन दूसरे चेहरे के पीछे इसने भारत में सांप्रदायिक राजनीति का वो जहरीला बीज बो दिया जिसकी कड़वी फसल हमें बाद में काटनी पड़ी। और आखिर में बस एक सवाल, 100 साल से भी पुराने इस कानून की विरासत आज भी इतनी मायने क्यों रखती है? इतिहास की ये बातें हमें आज के बारे में क्या सिखाती हैं? ये एक सोचने वाली बात है।